Good morning, students. Today we are going to start second unit, that is what is government. आप अक्सर सुनते होंगे कि सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया, गवर्नमेंट हैज़ डन दिस, गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म दिस रूल एंड गवर्नमेंट इज डूइंग दिस फॉर द दिस कैटेगरी ऑफ पीपल एंड वाई गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग दिस. कई तरह की सुर्खियाँ आपने सुनी होगी, आपने देखी होगी. तो आज हम इस लेक्चर में यही जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार क्या है, कौन है सरकार, क्या काम करती है सरकार, क्यों ज़रूरी है सरकार, उसकी भूमिका क्यों ज़रूरी है, और इस सरकार शब्द से क्या तात्पर्य है, वो कैसे निर्णय लेती है, कैसे काम करती है, अलग अलग तरह की सरकारें होती हैं. तो उन सब के बारे में इस यूनिट में हम जानेंगे. तो आज का चैप्टर है गवर्नमेंट के ऊपर. व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है. चलिए देखते हैं, एक यहीं से शुरू करते हैं कि गवर्नमेंट क्या है. आप कुछ सुर्खियां देख सकते हैं यहाँ पे, न्यूज़पेपर की कुछ हेडलाइंस है. गवर्नमेंट शॉट टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग की जा रही है. डिटेल्ड प्लान टू टेकल फ्लड सून सेज गवर्नमेंट. बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री. और गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइसेस ऑफ अनियन सेज नो शॉर्टेज इन मार्केट. प्याज की दर में जो उछाल हुआ है तो उसके लिए सरकार ने कीमतें फिक्स कर दी है और बाज़ार में मार्केट में कोई कमी नहीं है, शॉर्टेज नहीं है अनियंस की. सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस. गवर्नमेंट, सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में और 5 जज हो सकते हैं, अपॉइंट किए जा सकते हैं. गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर. गवर्नमेंट है जो कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है. ओवर 15,000 विलेज डिक्लेयर्ड स्कैरसिटी हिट बाय गवर्नमेंट. और सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया. तो कौन है ये सरकार जो ये सब करती है, और जो लोग हैं वो असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के हितों की रक्षा के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं. गवर्नमेंट ने प्याज के दाम फिक्स कर दिए हैं और बाढ़ पीड़ितों के लिए जो है पूरा प्लान बना लिया है. सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको रिवैम्प कर सकती है, उनका पुनर्गठन कर सकती है. और कुछ गांवों को जहाँ पे स्कार्सिटी यानी कि कमी हो गई है, सूखाग्रस्त हो गए हैं, उनको वो डिक्लेयर करके कुछ हेल्प दे सकती है. तो इस चैप्टर में हम यही जानने वाले हैं कि गवर्नमेंट क्या है. तो अब एक एक्सरसाइज आपके लिए है कि जैसे आपने ये हेडलाइंस देखी, तो ऐसे ही 4-5 और काम आप चुनिए और यहाँ पे लिखिए कि सरकार और क्या काम करती होगी. काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट द गवर्नमेंट इज रिपोर्टेड टू बी डूइंग इन दीज न्यूज़पेपर हेडलाइन. तो इन न्यूज़पेपर्स में क्या काम कर रही है सरकार, उन्हीं को आपको लिखना है. इसके बाद में हम शुरू करते हैं. एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन. हर राष्ट्र को एक सरकार की ज़रूरत होती है जो निर्णय ले और चीज़ों को या कामों को करे. दीज कैन बी डिसीजंस These can be decisions about where to build roads and schools, or how to reduce the prices of onion when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity. चलिए तो देखते हैं कि ये वो निर्णय ले सकती हैं कि कहाँ पे रोड बनाने हैं, कहाँ पे स्कूल बनानी है, और हाउ टू रिड्यूस, कैसे कम करें द प्राइस ऑफ अनियन. प्याज के दाम बढ़ गए हैं तो प्याज के दाम कैसे घटाएं. एंड और बिजली की सप्लाई की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति कैसे करें जहाँ पे बिजली की कमी है. गवर्नमेंट ऑल्सो टेक एक्शंस ऑन मैनी सोशल इश्यूज. गवर्नमेंट और भी कई सामाजिक मुद्दों पे कार्य करती है, एक्शन लेती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम टू हेल्प द पुअर. वो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चला रही है जिससे गरीबों की मदद कर सके. It does other important things such as running postal and railway services. और भी कई अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जो सरकार करती है, जैसे कि पोस्टल सेवाओं को चलाना, रेलवे सुविधाएं उपलब्ध करवाना,
The government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relation with other countries. तो सरकार की दूसरी जिम्मेदारी ये भी है कि वो हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करे और पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाए रखे. It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. और ये जिम्मेदारियां भी होती है कि उनको ये सुनिश्चित करना होता है कि उसके जो भी नागरिक हैं उनको खाने के लिए पर्याप्त उनके पास खाना हो और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, हॉस्पिटल्स हो जहाँ पे वो अपनी हेल्थ में अगर कोई दिक्कत आए तो अपना इलाज करवा सके. व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर्स, जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, लाइक द सुनामी और द अर्थक्वेक, जैसे सुनामी और अर्थक्वेक आ जाए, इट इज़ द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइजेज एड एंड असिस्टेंट फॉर द अफेक्टेड पीपल. तो वहाँ पे गवर्नमेंट ही होती है जो भी प्रभावित लोग होते हैं उनको सहायता दे, मदद करे. If there is a dispute of or if someone has committed a crime, you find people in a court. तो अगर कोई डिस्प्यूट होता है या फिर कोई क्राइम होता है तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं. कोर्ट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. तो कोर्ट भी है वो, यानी न्यायालय होते हैं, वो भी सरकार का ही एक अंग है. Perhaps you are wondering how government managed to do all these. अब आप शायद ये जान कर के आश्चर्य कर रहे होंगे कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है. And why it is necessary for them to do so. और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है. बिल्कुल जरूरी है. आइए देखते हैं क्यों जरूरी है. Some rules have to be made that apply to everywhere. कुछ कानून बनाने होते हैं जो कि सभी लोगों पे लागू होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. जैसे कि देर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज, संसाधनों के ऊपर एक नियंत्रण रखना होता है और देश की जो बाउंड्रीज है उनको सुरक्षा प्रदान करना होता है. सो पीपल कैन फील सिक्योर, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके. गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ दियर पीपल एंड एक्सरसाइजिंग लीडरशिप. सरकार जो है लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, नियम बनाती है, निर्णय लेती है. अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर ये नियम लागू होते हैं. गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ दियर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप. तो ये अपने लोगों के बिहाफ पे, उनके एवज में ये काम करती है और लीडरशिप करती है, टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन दियर टेरिटरी. अब बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, लेवल ऑफ गवर्नमेंट. सरकार के क्या क्या लेवल हो सकते हैं. नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर so many different things, you can think how it manages to all these things. अब आप सोचेंगे कि जब सरकार को इतने सारे काम करने होते हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां होती है, तो ये सारे इंतजाम कैसे करती है सरकार, कैसे ये सब मैनेज करती है. द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स. गवर्नमेंट यानी कि सरकार कई स्तर पर काम करती है. एट द लोकल लेवल, एक स्थानीय स्तर पर, एट द लेवल ऑफ स्टेट, एक राज्य स्तर पर, एंड एट द नेशनल लेवल, और एक राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करती है. द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी. लोकल लेवल की अगर हम बात करें तो आपके गांव, शहर या कस्बे की जो स्तर की एक सरकार होती है उसको आप पंचायत के नाम से जान सकते हैं, नगर पालिका के नाम से जान सकते हैं, नगर निगम के नाम से जान सकते हैं. तो ये भी एक सरकार होती है जो लोकल लेवल पे काम करती है. इसके बाद में आती है द स्टेट लेवल, वुड मीन दैट विच कवर्स एन एंटायर स्टेट. तो स्टेट लेवल एक पूरे स्टेट को कवर करती है. राज्य सरकार की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. इसका एक मुख्यमंत्री होता है और वो इसको हेड करता है.
जैसे कि हरियाणा या आसाम सरकार या फिर राजस्थान सरकार, एंड द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर की सरकार, रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री, वो पूरे देश को संबंधित होती है, देश से संबंधित होती है, पूरे देश का उसको ध्यान रखना होता है। जैसे कि केंद्र सरकार हम हिंदी में उसको कहेंगे, और प्राइम मिनिस्टर उसका हेड होता है। लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शंस। इसी बुक में बाद में हम जानेंगे कि लोकल लेवल की गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकारें कैसे काम करती है। एंड व्हेन यू गो इनटू द फ्यू नेक्स्ट फ्यू क्लासेस, जब आप कुछ अगली क्लासेस में आगे पढ़ेंगे, यू विल लर्न, आप जानेंगे अबाउट हाउ गवर्नमेंट फंक्शंस एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। तब हम जानेंगे कि राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार केंद्रीय स्तर पर किस तरह से काम करती है। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं बाउंड्रीज बनी हुई हैं सभी स्टेट्स की। तो स्टेट्स का या पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है नेशनल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना, पूरे राष्ट्रहित के काम के लिए कानूनों को बनाना, उनको लागू करना, चीज़ों को नियंत्रण में रखना। इसी तरह सरकार, राज्य सरकार की हम बात करें तो वो राज्य स्तर की जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा करना, उनके अंदर अपने लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और भी कई चीज़ें वो करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक और यहाँ पर मैप दिया हुआ है, वो आप बुक में देख लीजिएगा। अब बात करते हैं लॉज एंड द गवर्नमेंट, यानी कि कानून और सरकार। सरकार का कानून बनाने में क्या हाथ होता है। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। सरकार कानून बनाती है और इस देश में या किसी भी देश में जिसमें जो लोग रहते हैं, एवरीवन, सभी को इन नियमों को पालना, इनकी पालना करनी होती है, इनको फॉलो करना होता है, इनको मानना होता है। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। यही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजन। जैसे सरकार के पास कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ये ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य कर सके। जी हाँ, एनफोर्स कर सके। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लॉ दैट सेज that all persons driving a motor vehicle must have a license। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम ले, एक कानून ऐसा है जो ये कहता है कि गाड़ी चलाने के लिए सभी के पास लाइसेंस होना जरूरी है। अगर लाइसेंस नहीं होता है, एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन आइदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है लेकिन उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो उसे कारावास की सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है, और फाइन अ लार्ज सम ऑफ मनी, और एक बहुत अच्छी खासी मोटी रकम का जुर्माना भी हो सकता है। विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज। तो अगर ये नहीं हो, विदाउट दीज लॉज, इन कानूनों के बिना गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज। तो सरकार के पास, सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। आगे पढ़ेंगे हम। इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक, देयर आर ऑल्सो स्टेप्स दैट पीपल कैन टेक इफ दे फील दैट अ पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड। यानी कि अगर आपको लगता है कि सरकार ने जो नियम बनाया है उसकी पालना नहीं हो रही है तो आप भी कदम उठा सकते हैं। कैसे उठाएंगे, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ अ पर्सन फील्स, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी व्यक्ति को लगता है दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, कि उनको उनकी जाति और धर्म के आधार पे उनको नौकरी में नहीं लिया गया, उनको निकाल दिया गया है, देन ही और शी में अप्रोच द कोर्ट। तो वो व्यक्ति या पुरुष कोर्ट में यानी कि अदालत में जा सकता है एंड क्लेम कर सकता है दैट द लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड,
कि कानून जो कानून बना हुआ है कि सभी को समान रूप से देखना है और किसी को जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, तो उसको फॉलो नहीं किया गया है, ये आप बात कोर्ट में जाके कह सकते हैं। द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन, तो उसके ऊपर न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। अब पढ़ेंगे सरकार के प्रकार, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। Who gives the government this power to make decision and enforce law? सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन कराने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? आप सोचेंगे ये कि जो सरकार जो नियम बनाती है या उनको डिसीजन लेती है या उनको लागू करती है, इनका अधिकार कौन देता है सरकार को? द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इस प्रश्न का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार किस तरह की है उस देश में। यानी कि इन अ डेमोक्रेसी, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र, और लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो इसमें जो पावर देने वाले होते हैं वो खुद जनता होती है, खुद लोग होते हैं जो सरकार को ये पावर देते हैं। कैसे देते हैं वो अभी हम इसमें आगे जानेंगे। दे दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस, ये चुनाव प्रक्रिया के जरिए होता है। इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन, जब हम किसी एक व्यक्ति को वोटिंग करते हैं, एंड इलेक्ट देम, और उनको हम चुनते हैं, वोट डालते हैं, उनको हम चुनते हैं, तो ये हमने उनको एक तरह से ये पावर दे दी है, हमने उसको चुना और हमने ये पावर दी कि अब आप जा कर के नियम बनाओ, कानून बनाओ हमारे भले के लिए, हमारे अच्छे के लिए, देश के अच्छे के लिए, और उनको लागू करो। तो ये डेमोक्रेटिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है। उसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को ये अधिकार देती है और वो लोग जा कर के आगे सरकार बनाते हैं। In a democracy, the government has to explain its action and defend its decision to the people. लोकतांत्रिक सरकार में गवर्नमेंट को जो भी अपने काम करती है उसके ऊपर उनको एक्सप्लेन करना होता है कि हमने ये काम क्यों किया, ये काम क्यों ज़रूरी था, ये नियम क्यों बनाया, इससे क्या अच्छा होगा, ये सब एक्सप्लेन करना होता है लोगों को। वहीं दूसरी तरफ एक और सरकार होती है, अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की, यानी कि राजशाही तरह की सरकार। द मोनार्क मीन्स किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। तो वहाँ पे जो शासन है वो एक राजा या रानी के द्वारा चलाया जाता है और सारी पावर उनके पास ही होती है, उनके पास ही जो भी डिसीजन लेने की होता है वो सब पावर उनके पास होती है। मोनार्की में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स विथ। मोनार्की सिस्टम में, राजशाही सिस्टम में, उनके पास सलाहकारों का एक समूह हो सकता है, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क। तो जो फाइनल डिसीजन लेना है वो राजा के पास ही होता है या रानी के पास ही होता है। अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, king and queen do not have to explain their action or defend the decision they take। तो लोकतंत्र में जिस तरह सरकार को अपने बनाए हुए कानूनों को के उनके कारण बताने होते हैं कि क्यों ये बनाया गया है और इसे क्यों लागू करना ज़रूरी है, मोनार्की में ऐसा नहीं होता। उनको किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम ऐसा कानून क्यों बना रहे हैं और क्यों इसे लागू कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, ये जनता को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। मोनोपोली की सरकार होती है, इसीलिए मोनार्की सिस्टम इसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये मोनार्की सिस्टम का इमेज एक राजा का आप देख सकते हैं। आप कुछ डिस्कशंस की बात हो रही है यहाँ पे कि आप कुछ डिस्कस कीजिए, तो जरूर करेंगे डिस्कशन। डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू इन्वॉल्व इन डिसीजंस दैट अफेक्ट देम? गिव 2 रीजन्स फॉर योर आंसर। क्या आपको लगता है कि
जो डिसीजन लिए जा रहे हैं और जो उनको अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, उनमें लोगों का मिलना, इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। और इसके दो कारण आप दे सकते हैं आंसर में कि क्यों ज़रूरी है। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रेफर टू हैव इन द प्लेस यू लिव इन एंड वाई। आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे आप किस तरह की सरकार चुनना पसंद करेंगे और क्यों। और विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट, करेक्ट दो सेंटेंसेस दैट यू थिंक नीड करेक्शन। तो नीचे कुछ 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनको आपको देख के बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है या फिर सही नहीं है, तो उसमें आपको कुछ करेक्शन करना है। इन अ मोनार्की द कंट्रीज सिटीजन्स आर अलाउड टू इलेक्ट whomever they want। मोनार्की सिस्टम में देश के नागरिकों को ये अधिकार होता है कि वो जिसको पसंद करे उसको वो चुन सकते हैं। तो बिल्कुल गलत बात है, मोनार्की में ऐसा नहीं होता, ऐसा डेमोक्रेटिक सरकार में होता है। इट इज़ अ डेमोक्रेसी, अ किंग हैज एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री। बिल्कुल ये भी गलत है, डेमोक्रेसी में जनता की चुनी हुई सरकार होती है, मोनार्की में किंग होता है जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है टू रूल द कंट्री। तो ये भी गलत है, तो इसमें आप नोट का यूज़ कर सकते हैं। इन अ डेमोक्रेसी अ किंग हैज़, इन अ डेमोक्रेसी अ किंग है, किंग डू नॉट डज नॉट, या किंग हैव नॉट एब्सोल्यूट पावर, किंग डज नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री। थर्ड है, इन अ मोनार्की पीपल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजंस द मोनार्क टेक्स। ये भी गलत है, मोनार्की में लोग राजा के बनाए हुए निर्णयों और उनको लागू करने पर कोई सवाल उठा नहीं सकता है। ठीक है जी, तो इसको भी आप बदल सकते हैं। इन अ मोनार्की पीपल कैन नॉट रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजंस द मोनार्क टेक। और जो फर्स्ट था, ए इन अ मोनार्की द कंट्री सिटीजन्स आर नॉट अलाउड टू इलेक्ट होम्स एवर दे वांट। तीनों में ही नॉट लगा के इनको करेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ, लोकतांत्रिक सरकार। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, भारत एक लोकतंत्र है। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। ये जो अचीवमेंट है वो काफ़ी लंबे संघर्ष का नतीजा है, जो संघर्ष किया गया था। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव आल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज। संसार में और भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पे लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया था। You now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders। तो अब आप ये देख सकते हैं, ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, वो खुद अपने पसंद का नेता चुन सकते हैं। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। द बेसिक आइडिया इज दैट people rule themselves by participating in the making of these rules। All right, so democratic government is our times, in our time, are usually referred to as representative democracy। तो लोकतंत्र में मूलभूत विचार ये है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। ओके, सो these representative meet in representative democracies, people do not participate directly but instead choose their representatives through an election process। हाँ, लोकतंत्र में जो आज के समय में लोग, हमने ये पढ़ ही लिया है, सीधे भाग नहीं लेते हैं लोग, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि आगे जाकर के दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट्स एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। और ये आगे जाके पूरे जनता के लिए, पूरे देश के लिए निर्णय लेते हैं।
These days, government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchisee. आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे. ओके, so these days a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. This means that all adults in the country are allowed to vote. यानी कि सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, तभी वो डेमोक्रेटिक सरकार कहला सकती है. बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस. लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था. यू कैन बिलीव दैट देर वॉज अ टाइम. आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय था जब व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन. तब सरकारें गरीबों को और महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं देती थी. In their earliest forms, governments allowed only men who owned properties and were educated to vote. तो उस समय जो सरकारें थी वो सिर्फ उन लोगों को सरकार चुनने का अधिकार देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी खुद की संपत्ति थी, प्रॉपर्टीज थी. This means that women, the poor, the properly less and the uneducated were not allowed to vote. इसका मतलब ये हुआ कि एक तो महिलाएं और दूसरे गरीब लोग और तीसरे जिनके जो पढ़े लिखे नहीं थे प्रॉपरली, तो उनको वोट देने के अधिकार नहीं थे. द कंट्री was governed by the rules and regulations that these few men made. तो उस वक्त जो सरकार चलती थी उसको बनाने में सिर्फ उन लोगों की भूमिकाएं होती थी, उन कुछ लोगों की भूमिकाएं होती थी जो पढ़े लिखे होते थे और जिनकी खुद की संपत्ति होती थी. सिर्फ उन पुरुषों के द्वारा बनाई हुई सरकार होती थी. तो ये कितनी अजीब बात है ना. आज के टाइम में आप देखते हैं कि सभी को वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था. आइए जानते हैं और इसके बारे में. इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, भारत में स्वतंत्रता से पहले ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट. कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार था. एंड दे देयरफॉर कैम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी. और वो कुछ लोग ही पूरे समाज का जो है उसके लिए कानून कायदे बनाते थे. एंड ज़्यादातर जो मेजॉरिटी लोग थे जो वोट नहीं दे पाते थे उनके लिए नियम और ये सब बनाते थे. तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सब बदल गया और किस तरह से सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिला. तो उसके लिए सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. तो गांधी जी और काफ़ी सारे लोग, खास करके B.R. अम्बेडकर जी की हम बात करेंगे, उन्होंने जो हमारा संविधान रचा है, तो काफ़ी लोग थे ऐसे जो इस बात पर चौंक गए कि ये कैसी असमानता है, अनफेयरनेस है, जो कि सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं देती है. और इसलिए उन्होंने सब लोगों के लिए वोट देने का अधिकार की मांग की. दिस इज नॉन राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, गांधी जी सेड, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth would have the vote, but that a man who has got character but not the wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man. गांधी जी ने कहा कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, कैरेक्टर है, एंड पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता.
वो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। बिकॉज शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन। गरीब आदमी होने का उसने गुनाह किया है, इसलिए वो वोट नहीं दे सकता। तो मैं इस इस विचार को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। ये बात महात्मा गांधी जी और कई लोगों ने कही जो इससे कंसर्न रखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, एक पैराग्राफ ऊपर यहाँ पे रह गया है, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ये रहा, वोट्स फॉर वुमन, महिलाओं के लिए वोट। Nowhere in the world have governments willingly shared power all over Europe and USA. Women and the poor have had to fight for participation in the governments. दोस्तों, संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। दे हैव टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। वुमेन्स स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। This movement is called the women's suffrage movement, as the term suffrage usually means right to vote. इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। दोस्तों, ड्यूरिंग द वॉर many men were away fighting, and because of this women were called upon to do work that was earlier considered men's work. तो युद्ध के दौरान सभी लोग अपने घरों से दूर थे, लड़ाई लड़ रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ दिस, और इसके कारण वुमेन्स वर कॉल्ड अपॉन, औरतों को बुलाया गया, टू डू वर्क, वो काम करने के लिए, दैट वॉज अर्लियर, जो कि पहले कंसिडर्ड मैंस वर्क, जो कि आदमियों का काम समझा जाता था, मर्दों का काम समझा जाता था, उसको करने के लिए महिलाओं को बुलाया गया, क्योंकि सभी ज़्यादातर पुरुष लोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध में लड़ाई लड़ रहे थे और वो अपने घर और ऑफिस से बाहर थे। मैनी वुमेन बिगन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, और बहुत सारी औरतों ने इन कामों को करना शुरू किया और काफ़ी कुशलता से इन कामों को किया गया। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing. कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया था। They were capable of doing. So women began to seen as being equally capable of making decisions. तो इस प्रकार से महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। The suffragettes demanded the right to vote for all women, and to get their demands heard, they chained themselves to railing in public places. इसके लिए उन्होंने पब्लिक प्लेसेस पे रैली की, अपनी आवाज़ उठाई। Many suffragettes were imprisoned and went on hunger strike. कई जो मताधिकार के लिए लड़ने वाली महिलाएं थी उनको इम्प्रिजनमेंट हुआ, उनको जेल हुई और वो भूख हड़ताल पर बैठी। एंड दे हैड टू बी फेड बाय फोर्स, और जेल पर बैठ गई भूख हड़ताल पर। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920, while women in the UK got to vote on the same terms as men some year later in 1928. अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, और इसी तरह यूके में भी, यूनाइटेड किंगडम में भी, यानी कि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कुछ सालों के बाद में मिला, जो कि 1928 में मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे कुछ इमेजेस है वोटिंग करते हुए कुछ ग्रामीण इलाकों में। अ मार्क इज पुट ऑन द फिंगर टू मेक श्योर दैट अ पर्सन को कास्ट ओनली वन वोट। तो यहाँ पे उंगली पर एक निशान लगाया जा रहा है और ये इसलिए लगाया जाता है कि इससे ये पहचान रहे कि उस आदमी ने वोट डाल दिया है, वो दोबारा ना आए, तो एक ही वोट एक जना डाल सके। ये हमने आगे पढ़ ही लिया था गांधी जी का किस्सा। अब आते हैं हम लास्ट चैप्टर पे। Look at the maps on page number 29 and 30. They shows the state, union territories and districts of India. Find out the following information from these maps and various other resources. प्रश्न नंबर 29 और 30 पे आप जाएं, वहाँ पे मानचित्र दिए हुए हैं भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिलों को दिखाया गया है। इन मानचित्रों को विभिन्न अन्य संसाधनों से निम्न प्रकार की जानकारी का पता लगाएं आप, कि जैसे नेम्स ऑफ द नेबर ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देशों के नाम, नेम्स ऑफ योर स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड इट्स नेबर, अपने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनके पड़ोसियों के नाम, नेम्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स नेबर, अपने जिले और उसके पड़ोसी जिलों के नाम, एंड रूट्स फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट टू द नेशनल कैपिटल, अपने जिले से राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाले मार्गों का पता लगाए आप मैप में जाकर के। अब नीचे कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, उसमें आपको पता ये करना है कि जो काम दिया गया है वो काम कौन करेगा, लोकल गवर्नमेंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो वो आप अच्छे से देख सकते हैं। फर्स्ट है द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद रशिया। रशिया के साथ भारत का साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय किसका होगा जी? अंतर्राष्ट्रीय मामला है तो इसके लिए राष्ट्रीय सरकार का काम होगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम करेगी। Decision of the government of West Bengal on whether to had board exam in class 8 or all government schools। तो खाली एक स्टेट का मामला है, उसके अंदर का बात है, तो बोर्ड का एग्ज़ाम कक्षा 8 में या सभी सरकारी स्कूलों में करवाना है कि नहीं करवाना है, इसका डिसीजन राज्य सरकार करेगी। इंट्रोडक्शन ऑफ 2 न्यू ट्रेन्स बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में 2 ट्रेन चलानी है, तो इसका फैसला केंद्रीय सरकार करेगी। गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय, द डिसीजन टू लोकेट अ कॉमन वेल इन द पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ विलेज। गांव की बात हो रही है, एक कुएं को कहाँ बनाना है बस इतना डिसाइड करना है, तो उसके लिए लोकल गवर्नमेंट ही काफ़ी है, उसको स्टेट या सेंट्रल लेवल पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट अ बिग चिल्ड्रंस पार्क इन पटना, पटना में एक बड़ा बच्चों का पार्क बनाना है, तो वो भी वहाँ की लोकल गवर्नमेंट देख सकती है। द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल फार्मर, सारे किसानों को हरियाणा सरकार के द्वारा फ्री में बिजली देने की सुविधा पर बात चल रही है, तो इसका डिसीजन हरियाणा सरकार लेगी, यानी कि राज्य सरकार लेगी। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू 1000 रुपीज़ नोट, 1000 रुपये का नया नोट चलाना है, तो इसके लिए केंद्र सरकार के पास पावर है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ये आपको करने हैं। अगर नहीं आते हैं तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए हम अलग से एक लाइव सेशन रख लेंगे। आप चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियोस आते रहें वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जल्दी से जल्दी, और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी लाइव और घर बैठे क्लासेस अटेंड कर सकें, पढ़ सकें, और कोई दिक्कत हो तो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।